हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उस टॉपिक को। मित्रों, आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। क्या टॉपिक है? मौर्य साम्राज्य की मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में वो उसका जो व्यवस्था था वो एक कुछ विशेष प्रकार का, जैसा इसमें वर्णन किया गया है कि मौर्य साम्राज्य केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत एक सैन्य विभाग। मौर्य साम्राज्य में क्या था? मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत एक सैन्य विभाग था, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। ये 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटे हुए थे। अर्थात आप कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह कुछ इस प्रकार की थी कि उसमें 6 समितियों का व्यवस्था किया गया था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। यानी कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या 30 थी और सभी मिलकर जो है ना वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चिंतन करते थे। आइए एक एक करके प्रत्येक समिति के बारे में देखते हैं। प्रथम समिति, मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम समिति है उसके अंतर्गत जल सेना की व्यवस्था आता है। ठीक है, अर्थात प्रथम समिति को जल सेना के बारे में चिंतन करने की ज़रूरत होती थी। अर्थात उसमें उसका जल सेना कैसे बेहतर हो इसका चिंतन प्रथम समिति करती थी। अब दूसरी समिति का क्या काम था? तो दूसरी समिति का काम था सामग्री, यातायात और रसद की व्यवस्था करती थी। यानी दूसरी समिति क्या करती थी? दूसरी समिति जो है ना सेना के लिए सामग्री कैसे आएगी, उसका यातायात की व्यवस्था क्या होगा, साथ ही साथ खाने पीने के लिए जो रसद सामग्री चाहिए उनकी व्यवस्था कैसे होगी, इन चीज़ों को देखने की जिम्मेवारी जो थी मौर्य काल में जो व्यवस्था था उसमें दूसरी समिति को यह दिया गया था। अब तीसरी समिति का क्या काम था उसको हम देखते हैं। तो तीसरी समिति थी उसका भी कुछ अलग काम था। तीसरी समिति पैदल सेना यानी पैदल सैनिक की देख रेख करती थी। यानी जिस प्रकार से आप देखिए कि पहली समिति और दूसरी समिति कुछ विशेष दायित्व का निर्वहन करती थी, ठीक उसी प्रकार से तीसरी समिति को भी एक विशेष दायित्व दे दिया गया और इसके अंतर्गत यह था कि वह पैदल सेना की देख रेख करे। चौथी समिति जो थी, चौथी समिति का काम था अश्वरोही, यानी वह अश्वरोही सेना के बारे में चिंतन करती थी। यानी उस चौथी समिति को यह चिंतन करना था कि उसके सैन्य व्यवस्था में कैसे उत्तम नस्ल के जो है घोड़े आए, इसके बारे में चिंतन करने की जो जिम्मेवारी थी वो चौथी समिति की थी। वहीं पांचवी समिति जो थी, पांचवी समिति उसका काम क्या था? तो उसका काम था कि गज सेना के बारे में सोचे, अर्थात गज सेना की व्यवस्था करती थी और उस गज सेना में अच्छे नस्ल के हाथी कैसे आए उसके लिए वह क्या करती थी। यानी 5 से 6 हथिनियों की मदद से महावत जंगल में जाते थे और हाथी द्वारा त्याग किए गए मलमूत्र के माध्यमों से वह हाथियों का पता लगाने में सफल हो जाते थे और उन 5-6 हथिनियों के माध्यम से उसे चारों तरफ से घेर कर और उसे पकड़ लेते थे, जिसे मौर्य साम्राज्य में फिर से सम्मिलित कर दिया जाता था। छठी समिति का क्या काम था? छठी समिति जो होती थी उसका काम था रथों की सेना की व्यवस्था करना। यानी जो कि आपको पता होना चाहिए कि सैन्य व्यवस्था में रथ भी, यानी युद्ध के समय रथ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जो है ना उस रथ सेना की व्यवस्था कैसे हो इसके लिए भी विशेष समिति थी।
आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी व्यवस्था किया गया था मौर्य साम्राज्य में। उसको जानने के लिए देखते हैं कि सेना का संचालन कौन करता था युद्ध के समय। तो आपको पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य में सेनापति ही क्या करते थे, युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी होते थे। अर्थात युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाले जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहते थे, नायक कहा जाता था उस समय। ठीक है, यानी वो सेनापति युद्ध विभाग के प्रधान होते थे, लेकिन क्या होता था युद्ध के समय सेना का छोटे छोटे टुकड़ों में जो बढ़ जाता था उसका जो संचालन करने के दायित्व दिया जाता था उसको नायक कहते थे। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि आप सोच रहे हैं कि इतना ही जो है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। हम देखते हैं इस विभाग में क्या क्या है, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो आपको आभास हो जाएगा। इसके अंतर्गत हमें बताया गया है कि केवल पैदल सेना को देखिए क्या किया गया। पैदल सेना 6 भागों में बटा हुआ था। अर्थात आप देख लिए कि एक मतलब मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें जो 6 समिति का जिक्र किया गया है। उसमें से आपको एक ऐसा समिति मिला होगा जो पैदल सेना की देखरेख करती थी। अब यह पैदल सेना की देखरेख करने वाली समिति, अब पैदल सेना कितने भागों में बटा हुआ है, तो यह कुल 6 भागों में बटा हुआ है। प्रत्येक भाग का क्या काम है उसको हम देखते हैं। उसमें जो है प्रत्येक भाग के लिए विशेष काम बनाया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। यानी पहला जो होता था उसको मॉल कहते थे। मॉल क्या है, यह सेना के किस प्रकार कौन सा प्रकार है, तो यह सेना का जो है वह एक विशेष प्रकार है। और इसमें क्या आता था वो देखिए, इसमें अस्थाई सेना आता था। यानी मॉल में क्या आता था, अस्थाई सेना, जो हमेशा शासक और वो राज्य के पास रहता था। दूसरा प्रकार है मृतक सेना। मृतक क्या है, तो मृतक वैसी सेना को कहते हैं, यानी जो आवश्यकता पड़ने पर किराया पे लिया जाता है। यानी उसके लिए हमें कुछ शुल्क देना पड़ता है, कुछ चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, कुछ पैसे खर्च करने पड़ते थे। कुछ धन खर्च करने के बाद जो हमें सेना प्राप्त होती थी उस सेना को हम क्या कहते हैं, मृतक। अब श्रेणी बल एक तीसरा प्रकार था पैदल सेना का, श्रेणी बल। यह क्या था, तो युद्ध से आजीविका चलाने वाले कुछ ऐसे लोग होते थे जो युद्ध के माध्यम से ही अपनी आजीविका चलाते थे। वैसे लोगों के समूह को क्या कहा गया, तो श्रेणी बल कहा गया। इसका भी यूज होता था। एक और है मित्र बल। मित्र मतलब होता है दोस्त, यानी मित्र राष्ट्र की सेना। युद्ध के समय हम अपने मित्र को भी आमंत्रित करते थे कि आप हमारी ऐसी मतलब विषम स्थिति के समय आप हमारी मदद करें। तो उसके लिए वैसे सेना का जो हम प्रयोग करते थे तो वह कहलाते थे, वही बल क्या कहलाता था, मित्र बल। तीसरा और चौथा और ये पांचवा। अब पांचवा देखते क्या, पांचवा है अमित्र बल। अमित्र बल में किस प्रकार की सैन्य व्यवस्था आती थी, तो अमित्र बल के अंतर्गत है जैसे युद्ध के समय किसी को बंदी बना लिया गया, तो वह बंदी बनाए गए जो सैनिक होते थे उसको जब हम युद्ध के दौरान यूज़ करते थे तो वो भी हमारे पैदल सेना का एक भाग होता था, जिसे हम अमित्र बल के रूप में कहते थे। और छठा विभाग होता था जिसको हम अटावी बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अटावी बल। और यह अटावी बल क्या कहता था, यह वनवासी यानी जंगली लोग होते थे और वनवासी लोग जो वन में निवास करते थे वह भी युद्ध के समय हमारी मदद करते थे और पैदल सेना का एक भाग होता था। तो इस प्रकार से मित्रों आप देख सकते हो कि प्रत्येक तरीका से यानी संपूर्ण भाग में आप देख सकते हो कि जो हमारी व्यवस्था थी उसमें यहाँ मौर्य साम्राज्य की कितनी बेहतर ढंग से जो है ना वहाँ बनाया गया था। यानी शुरू से लेकर अंत तक आपने जो देखा उससे आपको पता चल गया होगा कि मौर्य साम्राज्य का प्रत्येक विभाग बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत होता था। इसलिए मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कहा जाता है। और इस युद्ध करने की मतलब जो है ना साहस अन्य महाजनपदों में नहीं था। तो चलिए मित्रों आप बताइएगा कि यह आपको वीडियो कैसा लगा और
अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।